आज उसी सरजमी से हम सीमांचल इंसाफ के लिए लड़ाई के लिए फिर से मुत्तहिद हुए। ये 11 साल का कारवां आज बिहार के हर जिला में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हर अनुमंडल, हर ब्लॉक, हर पंचायत में चला गया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो सीमांचल की लड़ाई है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तर उल ईमान साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे बीच जिनका इंतजार था शेर बिहार जनाब अख्तर उल ईमान साहब, जी 1 मिनट 2 मिनट के लिए हमारे, हम नहीं देखे, ध्यान नहीं दे, सॉरी, हमारे पूर्व विधायक बहादुरगंज के शेर जाबाज जनाब तौसीफ आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब, वारिस पठान साहब, हमारे भाई माजिद हुसैन साहब और सारे पदाधिकारीगण, ये रोहित हंसा मैदान ऐतिहासिक मैदान है। आज हम लोग किशनगंज से रैली निकलेंगे और सभा हम लोग जाके करेंगे लोहागड़ा हाट। 4:30 बजे लगभग हम लोग पहुंचेंगे, वहां असर का नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग का प्रोग्राम होने के बाद फिर रात में या हो लोग, इस तरह से 7 दिन का प्रोग्राम है। मैं इतना ही कहूंगा कि बिहार में हम लोगों ने जिसको सपोर्ट किया उन्होंने मुख्यमंत्री बना, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो। जब गठबंधन में नहीं था बीजेपी का, तो नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों का वोट लेकर के मुख्यमंत्री बना, लेकिन हम लोगों को पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। नीतीश कुमार अगर नहीं चाहता तो एनआरसी नहीं लगता, नीतीश कुमार अगर नहीं चाहता तो धारा 370 खत्म नहीं करता, अगर नीतीश कुमार नहीं रहता बीजेपी में तो क्या कहते हैं, हिजाब का मामला पास नहीं होता। लास्ट में जाकर के वक्फ संशोधन बिल ला करके हमारे एक समुदाय के खिलाफ एक तरह से छुरा घोंपने का काम किया है। और रहा सवाल हम लोगों को जो टीचर पर समझा है वो राजा लालू का बेटा, मैं तेजस्वी यादव को इस मंच से कहना चाहता हूं कि लालू जी का बेटा के नाम पर आज अगर लालू जी का नाम हट जाए तेजस्वी, तो तुम्हारा कोई हैसियत नहीं है बिहार में। और मैं एक चीज कह देना चाहता हूं, बिहार में अगर हुकूमत करना है तो बगैर एमआईएम का तुम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमारा सदर कहते हैं कि 24 सीट लाएंगे, नहीं, मैं सदर साहब को कहना चाहता हूँ कि 4 नहीं, 4 अगर गए हैं तो 40 लाएंगे इंशाअल्लाह। यही कहकर मैं वक्तव्य देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जरूरी ऐलान समाज संभाल लीजिए कि जब यहाँ से काफिला चलेंगे तो आगे में हमारे मिनिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी रहेगी और जनाब अख्तर उल ईमान साहब गाड़ी रहेगी, स्कॉट की गाड़ी रहेगी, जो सिक्योरिटी उनकी गाड़ी रहेगी पीछे से, और कोई भी ट्रैफिक को फॉलो नहीं करे और आप लोग गाड़ी को सीधे आहिस्ते आहिस्ते रूट लेवल पर चलेंगे। अब हमारे बीच आ रहे हैं शेरे बिहार जनाब अख्तर उल ईमान साहब। एक शेर के साथ ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अकाबी रूह जब पैदा होती है जवानों में, उसे अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में। आज के इस इनकलाबी कारवाने इंसाफ न्याय यात्रा में हमारे कायद, मुल्क में दलितों मजलूमों की तवाना आवाज जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, दाइश पे तशरीफ फरमा पार्टी के सीनियर लीडर और कौमी तर्जुमान जनाबे भाई वारिस पठान साहब, नामपल्ली हैदराबाद के रुकन असेंबली भाई जनाबे माजिद हुसैन साहब, साबिक एमएलए भाई जनाबे तौसीफ आलम साहब, पार्टी के कौमी तर्जुमान सानी जनाबे भाई आदिल हसन एडवोकेट साहब, आज के मंच और आज के कारवा यहाँ की महफिल को संवारने वाले अजीजी डॉक्टर बरकतुल्ला साहब, भाई जनाबे इसहाक आलम साहब, अजीजी बाबू शम्स आगाज एडवोकेट साहब, महफिल की निजामत कर रहे नसीम साहब और सेकुलरिज्म का झंडा लिए हुए पूरी मजबूती के साथ सीमांचल से लेकर पश्चिम बिहार तक का दौरा करने वाले अजीजी जनाब राणा रंजीत साहब,
मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है इनकलाबी नौजवानों, हम यही पले हैं और बढ़े हैं। मेरे बाप दादा भी इसी मिट्टी में जन्म लिए हैं और इसी मिट्टी के सुपुर्द किए गए हैं। लेकिन सीमांचल के साथ जो नाइंसाफी हुई है, जो जुल्म हुआ है, उसके दास्ताने गम को अगर किसी ने सुनाया है दर्द के साथ, वो एमआईएम है। अगर सोते हुए को किसी ने जगाया है तो उसका नाम बैरिस्टर सौदिन अवैसी है। मेरे भाई और अजीजों, मैं इस वक्त लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। इस वक्त किशनगंज जिला के तमाम प्रखंडों से आए हुए और मुख्तलिफ अदला से आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। और ये 4 रोजा कारवान इंसाफ जो आज किशनगंज का दौरा करेगा और कल इंशाअल्लाह अजीज कोचाधामन होते हुए अररिया का पूर्णिया में कयाम होगा और फिर परसों अमर और बैसी का दौरा होगा और 27वीं तारीख को कटिहार के बलरामपुर का दौरा होगा। हम आप लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि अपने ताकत का इस्तेमाल कीजिए, अपने गम और गुस्से का इस्तेमाल कीजिए, इस कारवां में शामिल होकर ये बता दीजिए कि हम मुत्तहिद हैं और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए और हर जवाब देने के लिए तैयार है। और आपको जगना पड़ेगा। इस वक्त इंसाफ यात्रा क्यों है, इसको सुन लीजिए। हम पर जुल्म हुआ है, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और जब तक हमारे ऊपर जुल्म होता रहेगा हम तरक्की नहीं कर सकते। आजादी के बाद हमारा यह सीमांचल इतना खुशहाल था कि बिहार के दूसरे इलाके के मजदूर यहाँ आते थे और आज गुज़िश्ता 40 सालों के दरमियान में जब मुल्क में साइंसी तकनीकी इनकलाब आया, इंडस्ट्री लगी, तो हमारे इस इलाके को नजरअंदाज किया गया। दिल्ली और पटने में बैठे हुए इन जालिमों ने हमारी हकमारी की। आज हमारा बच्चा बाहर जाने पर मजबूर है, प्रदेश की जिंदगी गुजार रहा है। कुछ हमारे नादान भाई समझ नहीं आती कि एमआईएम अलाउद्दीन का चिराग लेकर नहीं आई है, लेकिन पिछले 5-10 सालों से एमआईएम ने जो कोशिश की है, हमारे कमजोर से कमजोर, नातवा से नातवा आदमी को अपने हक की आवाज बुलंद करने की ताकत बख्शी है। आज हम परदेसी नौजवानों का इस्तकबाल करते हैं जो दिल्ली में, मेरठ में, पंजाब में, हरियाणा में हो, कतर में हो या सऊदी अरबिया में हो। आज उन नौजवानों ने एमआईएम को जो सपोर्ट किया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज से पहले मुसलमानों के हक और हुकूक की बात भी करने से कोई शर्माता था। अभी मैं कह रहा हूँ कि आज 10 दिन हुए, 5वीं तारीख को राजा पाकर में एक मुसलमान नसीर शाह का कत्ल हुआ है, मौलूद की महफिल में, जलसे में। और आप जानते हैं पुलिस लेके गई उसको, 3 दिन के बाद थाने से उसकी लाश निकली है। लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि एमआईएम के अलावा किसी सेकुलर पार्टी के मुंह में जबान नहीं है कि उस मजलूम की आवाज उठाए। सीमांचल वासियों, तुम पर यह वाजिब है कि मुल्क में बसने वाले मजलूमों की आवाज बनो, बिहार के मजलूमों की आवाज बनो और सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ो, अपने नस्लों की लड़ाई लड़ो, अपने नदियों के पुल की लड़ाई लड़ो। है कोई गवाही देने वाला? मानंदा नदी में किसी के जमाने में पुल नहीं बन सका, लोग वजीर बने, पुल नहीं बन सका। मैं मुबारकबाद देता हूं जनाब बैरिस्टर सौदिन अवैसी साहब को। कुछ लोग थे जो ये कह रहे थे कि साहब अवैसी साहब को लेकर लोग घाट प्रोग्राम कर रहे हैं। अवैसी साहब ने जब रसेली और खाड़ी में कदम रखा तो ये खबर सिर्फ बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में गई कि नीतीश कुमार सीमांचल के साथ दुश्मनी कर रहा है। अवैसी साहब जब खाड़ी और खरखरी घाट में पार हुए तो ये खबर पूरे हिंदुस्तान में गई। जमहूरियत में अपनी बात बनवाने के लिए आवाज बुलंद करनी पड़ती है, इशू बनानी पड़ती है। हमने इसको इशू बनाया है और अल्लाह का शुक्र है आज कि महानंदा में 3 जगह पर पुल बन रहा है। ये नाबीना लोगों के लिए ये सच्चाई उनके सामने में होनी चाहिए। ये वक्त नहीं है, आगे हम लोग करेंगे। मौलाना सुल्तान साहब को भी देख रहे हैं यहाँ पर, इंशाअल्लाह जनाब की गुफ्तगू आगे होगी। हम एक शख्स का गायबाना तौर पर शुक्र अदा करना चाहते हैं। हमारे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, रहने वाले हैं वो जहानाबाद के, लेकिन सीमांचल का जो दौरा उन्होंने किया, सीमांचल पर एक छोटी सी किताब हम लोगों ने लिखी थी, सीमांचल के पिछड़ेपन की कहानी, सरकारी आंकड़ों की जबानी। जब उस शख्स ने देखा कि सीमांचल के साथ इतना जुल्म और ज्यादती हुई है, उसने जिंदगी के 10 साल और मरते दम तक अपनी जिंदगी के हर एक लम्हे को सीमांचल और अकलियतों और दलितों के लिए वाक़ कर दिया है ना। आज उनको यहाँ आना था, कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आपसे 2-3 बातें कहेंगे कि डिसिप्लिन हमारा सबसे बड़ा सरमाया है ना। नमाज की पीछे सफ पर भी अगर कोई होता है तो नमाज उसकी भी हो जाती है, बल्कि बाद नमाजों में पीछे की सफ में
भगदड़ फैलाकर आगे बढ़ने वालों का जुर्म होता है और पीछे पड़ने वालों को ज्यादा सवाब होता है। काफिला निकलेगा, पूजा का टाइम है। अपने मैं पुजारी भाइयों को बधाई देता हूं। किशन गंगा जमुनी तहजीब का हिस्सा है। हम अपने काफिले में अदब को मलहूज रखेंगे, अपने सीनियर्स को आगे रखेंगे। मोटरसाइकिल वालों से गुजारिश है, शहर के अंदर मोटरसाइकिल वो पीछे कर लेंगे, आगे आगे पुलिस वालों की गाड़ी होगी, उसके बाद हमारे मीरे कारवा होंगे। आगे निकल जाएंगे तो मोटरसाइकिल वाले अपने तेजी से निकल सकेंगे तो आगे निकल जाएंगे। क्योंकि मोटरसाइकिल आप लेके भीड़ जमा कर देते हैं और वह ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। पुलिस की गाड़ी होगी तो ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए इस बात का ख्याल रखें और कहीं भी कोई ओझल न करे। गाड़ी को एक दूसरे से आगे ले जाने में सबका मत बरतिए। आप हमारे लिए कीमती हैं, आपका लम्हा कीमती है। हम आपके कदम के जर्रों की कदर करते हैं कि आप अगर पीछे सफर भी होंगे, ये कारवां के अव्वलीन दस्ते में आपका नाम होगा। आइए मैं उस शख्स को दावत दूं जिसके के बुलाते हुए मुझे एक शेर अक्सर याद आ जाता है कि रुस्तुम का बदन जेरे कफन कांप रहा है। अल्लाह रे किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। जनाब आप सभी भाई एक बार शेयर कर दें और फॉलो भी कर दें, शेयर कर दें भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, सीमांचल के गयूर नौजवान साथियों, बिहार प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष सदर मेरे भाई मोहतरम अख्तर अली वान साहब, रुकन असम्बली मोहतरम जनाब तौसीफ आलम साहब, मोहतरम जनाब आदिल हुसैन साहब, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, हैदराबाद से तशरीफ लाए मिले मोहतरम जनाब माजिद हुसैन साहब, मेरे तमाम मजलिस रुफ़ा और जनाब आफ्ताब आलम साहब जो बिहार मजलिस के जनरल सेक्रेटरी हैं। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह उनको जल्द से जल्द सेहत याब करे जो भी बीमार हैं, ताकि वो हमारे साथ दोबारा इस मुहिम में शामिल होकर मजलिस की कामयाबी और मजलिस के कारवां को लेकर आगे बढ़े। मौजूद हाज़रीन इकराम, मेरे इज़्ज़तदार दोस्तों, यही तारीखी मैदान में 2015 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सबसे पहला जलसा सीमांचल की सरजमीन पर इसी ग्राउंड पर मुनक़्क़द किया गया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये जलसा हो रहा था, इस ग्राउंड में, इस मैदान में पूरा पानी भरा हुआ था और बहुत से हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए थे, कुछ से आए थे और इस मैदान में पानी की मौजूदगी के बावजूद भी वो बड़े इत्मीनान और आराम से ठहर कर MIM पार्टी के जलसे को उन्होंने कामयाब किया। मैंने इस मैदान में खड़े होकर कहा था कि मजलिस सीमांचल की सरजमीन पर आई है, यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला हम अपना झंडा यहाँ पर लगाएंगे और कभी भी हम मुड़कर नहीं देखेंगे, ना हम इस सरजमीन को छोड़कर जाएंगे। मैंने बार बार आपको ये बात कहा है कि मैं यहाँ पर अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ, मजलिस यहाँ पर आई है ताकि यहाँ पर सीमांचल की आवाम से इंसाफ हो सके। और हमारा मानना यह है कि हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल उस वक्त अच्छा होगा, हमारे बुजुर्ग और हमारी माँ और बहनों की आंखों से आंसू उस वक्त रुकेंगे जब यहाँ के नौजवानों को हम एक सही राह पर लेकर जाएंगे। और उस वक्त भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, याद रखिए मेरी इस बात को, जब तक आप अपने हाथों से, अपने आंसुओं से, अपनी दुआओं से, अपने खून पसीने से आप अपनी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, आपके ख्वाब मुकम्मल नहीं होने वाले हैं। हमारे ख्वाब उसी वक्त मुकम्मल हो सकते हैं जब हम अपनी एक लीडरशिप को बनाएंगे। याद रखिए, बिहार प्रदेश की एक तल्ख हकीकत है, वो हकीकत ये है कि हर समाज का उनका एक नेता है।
और अगर आप अपने नेता को बनाएंगे तो कोई नेता आसमान से आने वाला नहीं है, कोई नेता जमीन से निकलने वाला नहीं है। आप ही के दरमियान से आपको अपनी लीडरशिप को बनाना। यकीनन मैं आपसे इस बात आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात का इकरार करता हूं कि 5 साल पहले हम तमाम ने बड़ी मेहनतें की, काविशें की, कुर्बानियां दी और हमको कामयाबी मिली। 5 विधायक हमारे कामयाब हुए, मगर बड़े अफसोस की बात है कि 4 उसमें से गद्दार निकले, अपना ईमान और अपना ज़मीर बेचकर वो सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले गयूर अवाम के पीठ पे खंजर घोंपा। मगर वो लोग ये भूल गए कि हम अभी भी अपना बीज बो रहे हैं इस सरजमीन पर, और इंशाअल्लाह ताला वो बीज उससे एक नई फसल तैयार होगी, जो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ इस आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम दोबारा अपने विधायक को कामयाब करेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो लीडरशिप और नेता बनाने का काम शुरू किया है, वो हमको कामयाबी हर मरहले पर मिलेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस इंसाफ यात्रा का हिस्सा आप जो बने हैं, 4 दिन का हमारा प्रोग्राम है। सीमांचल के मुख्तलिफ जिले में हम जा रहे हैं, मुख्तलिफ विधानसभा में जाकर हम अपनी बात को रख रहे हैं, ताकि आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम पहले से ज्यादा ताकत से इस चुनाव में मुकाबला करेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मैं एक बात आपको बताना जरूरी समझता हूं कि जब कभी भी ओवैसी सीमांचल को आता है तो एक हमारे जो मुखालिफ हैं, जो नहीं चाहते कि सीमांचल से इंसाफ हो, जो नहीं चाहते कि सीमांचल का नौजवान नेता बनकर उनकी आंख में आंख डालकर इंसाफ का मुतालबा कर सके, जो ये ताकतें नहीं चाहती कि हमेशा हमारी माँ और हमारे बुजुर्गों की आंखों में आंसू रहे, वो एक ही इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस आएगी तो वोट कटेंगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, और आप इस सच्चाई को जानते भी हैं कि बीजेपी कई मर्तबा कामयाब हो गई। इसकी कामयाबी के पीछे किसका रोल रहा है? कौन बीजेपी को रोक नहीं पा रहा? पार्लियामेंट के चुनाव हुए, मजलिस ने कितने पार्लियामेंट की सीट पर इलेक्शन लड़ा? आखिर कैसे तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए? जब मैं इस सवाल पूछता हूं तो इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता है। चलिए, अब हमने अख्तरुल ईमान साहब ने राजद के जिम्मेदारों को, जनाब लालू प्रसाद यादव को 2 खत लिखकर कहा कि आइए हम आपसे अलायंस करने के लिए तैयार हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितना सख्त और तकलीफ दे बात और फैसला हमने लिया था कि जिस पार्टी ने हमारे 4 विधायकों उन बेईमानों को खरीद लिया, उसके बावजूद भी हमने कहा कि आइए भाजपा को रोकते हैं। एक नहीं 2-2 खत अख्तरुल ईमान साहब ने लिखे। फिर एक यहाँ पर लीडर अपोजिशन तेजस्वी यादव को भी लेटर लिखा और अख्तरुल ईमान ने लिखकर कहा कि हमको सिर्फ 6 सीट दे दीजिए, अगर आपकी हुकूमत बनती है तो हमको मंत्री का पोस्ट मत दीजिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप बीजेपी को रोकिए, फिरका परस्ती को खत्म करिए और सीमांचल के इंसाफ के लिए संविधान में जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल के तहत सीमांचल में एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए, ताकि यहाँ की सरजमीन पर बसने वालों को इंसाफ मिल सके। सिर्फ यही बात MIM पार्टी की तरफ से जनाब अख्तरुल ईमान ने लिख दी है। अब ये आपको देखना है, ये दुनिया देखेगी कि जो लोग हम पर झूठा इल्जाम लगाते थे और जो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या जरूरत थी आपको खत लिखने की, तो मैं उनको कहना चाह रहा हूं, जिसमें हमारे दोस्त भी हैं, हमारे दुश्मन भी हैं, हमारे मुखालिफिन भी हैं, ये खत हमने
ताकत की बुनियाद पर लिखा है, कमजोरी की बुनियाद पर नहीं लिखा है। और अगर कोई लोग हमारे खत लिखने को समझ रहे हैं कि आपने 5 सीट जीते थे, आज आपने खत क्यों लिखा? मेरे भाई, ताकत की बुनियाद पर सीमांचल की आवाम पर हमको पूरा यकीन है कि वो हमारे साथ थे और इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब सीमांचल की जनता देखेगी, बिहार की जनता देखेगी, और ये टीवी के चैनल में बैठकर ये बड़े बड़े अक्लमंद लोग जो बात करते MIM खड़े हो गई तो वोट कटता है। हमारी वजह से वोट नहीं कटता है। तुम्हारा वोटर मोदी के गोद में जाकर बैठ चुका है, इसलिए मोदी कामयाब हो रहा है। हमारा रिकॉर्ड सामने है। मैं बता रहा हूं आपको, 2004 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने फजल और करम से मुझे पहली मर्तबा भारत की संसद में भेजा। आज 2025 है, 21 साल हो गए। कोई एक बता दो पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर किसी बीजेपी जब सरकार में थी, सरकार में आज भी है 2014 से 2025 तक, मैंने कहां पर बीजेपी का साथ किया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया, मैंने उस बिल को फाड़ दिया। ट्रिपल तलाक का 3 मर्तबा बिल लाया गया, हमने मुखालिफत में वोट दिया। UAPA का कानून अमित शाह लेकर आए, किस पार्टी ने उसकी तायीद की? पूछो इन लोगों से जो हम पर इल्जाम लगाते। क्या कांग्रेस पार्टी ने UAPA के कानून की तरमीम की तायीद नहीं की थी? आज उसी कानून के तहत दिल्ली के तिहाड़ जेल में 6-6 साल से हमारे नौजवान बेटे और बेटियां सड़ रही है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने अपनी ताकत की बुनियाद पर यह खत लिखा है। कमजोरी इसमें कभी थी ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात वो कहेंगे ये हैदराबाद से आया है। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, चांद से नहीं आया हूं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर जो कह रहे हैदराबाद से आया, तो फिर वो जो हरियाणा से आकर बिहार में राज्यसभा के MP बन जाता है, उस पर तुमको पेट में दर्द नहीं होता? क्या वो बिहार का वासी है? मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा आता रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे सीमांचल और बिहार आने से रोक नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ मौत ही मुझे रोक सकती है। मगर अगर मेरे आने से तुम्हारी नींद हराम हो गई है, तुम्हारा चैन बर्बाद हो चुका है, तो मेरा आना कामयाब हो गया, क्योंकि तुम इस आवाम को धोखा दे रहे थे। आज आवाम में बेदारी पैदा हो गई। तीसरा वो बोलते हैं लीडरशिप कहां बनेगी? मेरे भाई, जब किसान जमीन में बीज बोता है तो आसमान की तरफ देखकर दुआ करता है कि रब्बे कायनात, मैं तेरी इस बनाई हुई जमीन पर इस बीज को बो रहा हूं, तू करम फरमा दे ताकि इस बीज से फसल पैदा हो जाए। यही दुआ असदुद्दीन ओवैसी 2015 से कर रहा, जिंदगी भर करता रहेगा। हम यहाँ पर आपकी लीडरशिप को ठहराएंगे। बहुत अरसा गुजर चुका, 1950 से करीब 20 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद राजद की सरकार 15 साल रही, अब नीतीश कुमार को 20 साल, 21 साल हो चुके हैं। बताइए आपकी आवाज कहां पर है? आपकी आवाज कहीं पर नहीं है, आपकी आवाज को उठने नहीं दिया जाता। इसीलिए आज अगर ओवैसी से दुश्मनी है तो इनको दुश्मनी सिर्फ इस बात से है कि कौन है ये शख्स जो इनको बेदार कर रहा है और इनके हक को मनवाने के लिए इनको नेता बनाने की बात कर रहा है। इनको हमसे दुश्मनी सिर्फ इसीलिए है कि इनकी जबान से लफ्ज सीमांचल नहीं निकलता था। मजलिस ने जब सीमांचल बोलना शुरू किया तो ये सब तोते की तरह सीमांचल सीमांचल बोलना शुरू कर दिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इन बातों को जहन नशीन कर लीजिए कि ये आएंगे फिर से। हम तो आज भी कह रहे हैं कि बात कर लो हमसे, तुम बात कर लो हमसे। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा यहाँ पर बीजेपी की सरकार बने। हम भी चाहते हैं कि बीजेपी को रोका जाए।
तेलंगाना में जाकर देखिए, पूछिए वहां के कांग्रेस के नेताओं से कि मजलिस ने क्या रोल अदा किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आज इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर किसी को निशाना बना रही है तो सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहती है। बीजेपी संविधान को कमजोर करना चाहती है। किसी के घर पर अगर बुलडोजर चलता है तो मेरे घर पर चलता है। मेरे नाम निहाद हमदर्दों के घर पर बुलडोजर नहीं चलता। अगर किसी बच्चे को आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाता है तो उसका पोस्टर छीन लिया जाता है। अगर इनके नेताओं का नाम लिखकर आई लव लिख दिया जाए तो कोई उन पर कुछ नहीं कहता। किसी के मदरसे को अगर बर्बाद किया जा रहा है तो मेरे मदरसे को बर्बाद किया जा रहा है। मेरे हमनवा या मुझसे जबानी मोहब्बत करने वालों को कोई तकलीफ नहीं होती। याद रखिए, वक्फ का कानून जो बीजेपी ने बनाया, दुनिया ने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने आपकी तरफ से, मजलिस की तरफ से खड़े होकर उस कानून की धज्जियां उड़ाई। उस कानून को बनाने का मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों की वक्फ की जायदाद को खत्म करके रख दिया जाए। उस कानून को बनाने का मकसद एक ही है कि हमारे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम हजरात को मेंबर बनाकर हमारी जायदादों को डायरेक्ट मैनेजमेंट पे लेकर उसको खत्म करके रख दिया जाए। एएसआई के नाम पर जो हमारी जायदाद वक्फ की है उसको हमसे छीन लिया गया। लिमिटेशन का कानून लगाकर जो वक्फ की जायदाद पर जो चोर हजरात काबिज है उनको मालिक बनाया जाए। इस कानून को भी हमको याद रखना है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे एक ही अपील कर रहे हैं कि मजलिस आपकी जमात है। मजलिस पार्टी को आप कामयाब करिए। ये किशनगंज में वार्ड 31, वार्ड 32 और वार्ड 33 में जब कभी भी बारिश होती, यहाँ पर उन तीनों वार्डों में बारिश आ जाती है, घर में पानी आ जाता है। यहाँ पर 1-2 किलोमीटर की रोड का काम भी होना बाकी है। इंशाअल्लाह ताला वो काम भी रुकेगा। और जो लोग हमको गाली देते हैं, अरे किशनगंज शहर में ये जो टुक टुक ऑटो चलता है उस पर ट्रैफिक पुलिस जुल्म कर रही है, उसको तो रुका दो कम से कम। हमको गाली देने से बेहतर है कि तुम गरीबों की तो बात करो। मगर आज आप जान लीजिए कि अवामी मसलों पर बात नहीं होगी, इंसाफ की बात नहीं होगी। ये सिर्फ यही आकर कहेंगे इंसाफ बाद में होगा। तुम जुल्म को सहते रहो, पहले हमको नेता बना दो, पहले हमको मुख्यमंत्री बना दो, ताकि हमारी खानदान में जितने लोग हैं, जितनी नस्लें हैं, वो कोई ना कोई मिनिस्टर बन जाए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, ये इलेक्शन आपका है, ये इलेक्शन ओवैसी का नहीं है। ये आपको इंसाफ की लड़ाई लड़ना है। हम आपके दरमियान में थे और रहेंगे। और जो लोग कह रहे थे कि मजलिस का एक ही विधायक बच गया बिहार में, अरे बिहार की अवामी असेंबली का रिकॉर्ड उठाकर देख लो। अख्तर उल ईमान को ये 4 बेईमान छोड़कर भाग गए। मगर याद रखो, ये एक शेर की तरह बिहार के असेंबली में आपकी आवाज बनकर इन तमाम लोगों से आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा था। ये अख्तर उल ईमान बहैसियत रुकने असेंबली, बहैसियत बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के अख्तर उल ईमान ने हर समाज के ताल्लुक से सवालात किए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप MIM पार्टी को मजबूत करिए और इस इंसाफ यात्रा को आप दुआ करिए कि अल्लाह इसको कामयाब और कामरान करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।